हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप तो हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिमान वक्र। वक्र विश्लेषण हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस चैप्टर की हम बेसिकली इसके अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व यानी कि आईसी कर्व आपका क्या होता है। इसके बाद हम इसके अंदर इसकी अजम्पशंस पढ़ेंगे, यानी कि इसकी मान्यताएं क्या होती हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों की हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ये आपका जो चैप्टर है वो कुछ सेम होता है आइसो क्वांट कर्व के जैसा, कि जो हमने आइसो क्वांट कर्व का चैप्टर पढ़ा था, ये चैप्टर उससे काफ़ी मैच करता है। तो आपका उस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, और यहाँ पे हम जो एक नया चैप्टर है उसको भी हम स्टडी कर लेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडिफरेंस कर्व या अधिमान वक्र कब आया था और किन इकोनॉमिस्ट ने इसको दिया था। तो भाई देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1881 के अंदर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं एजवर्थ ने क्या है, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी स्टार्टिंग करी थी। इनकी एक बुक थी मैथमेटिकल फिजिक्स, ये इनकी बुक थी। इसके अंदर इन्होंने क्या करा, जो आईसी कर्व है उसके बारे में फर्स्टली बताया था कि आईसी कर्व क्या होता है और कैसे इन्होंने यूज़ किया था। उसके बाद जो इनका फर्दर एक्सटेंड किया, जो इनका टॉपिक था, ये 1906 के अंदर एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इटालियन इकोनॉमिस्ट थे पेरेटो। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करते हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अगर स्टूडेंट होते तो उस टाइम पे हम इसके जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं पेरेटो ऑप्टिमिलिटी क्या होती है। तो वहाँ पे हम सारी इनकी जो है स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो आपको एक दो नाम याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या हुआ कि एक 1913 के अंदर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं W.E. जॉनसन, और 1915 के अंदर एक रशियन इकोनॉमिस्ट हुए हैं स्लस्टकी की अप्रोच जो है हम अपनी इस थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको एक जो स्लस्टकी है, इनका नाम जो है आपको याद रखना है। तो क्या नाम याद रखना है आपको, रशियन जो इकोनॉमिस्ट हैं स्लस्टकी, इनका नाम आपको याद रखना है। इसकी अप्रोच जो है हम इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि इन्होंने क्या बताया कि जो आपका थ्योरी ऑफ डिमांड है 1934 के अंदर, उसके जो रिलेशन है वो कैसे होते हैं। इसके अंदर हम अप्रोच पढ़ेंगे हिक्स और एलन की। हिक्स और एलन क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी अप्रोच थी आईसी कर्व को लेके। तो इन्होंने आईसी कर्व को लेके क्या कहा था, ये इनकी स्टडी हम क्या है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन की, तो एक बुक जो है हिक्स और एलन ने मिलकर लिखी थी कि रिकन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये इनकी बुक का नाम था, रिकन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो ये बुक आपको याद रखनी है। और एक जो बुक आपको याद रखनी है वो हिक्स की अलग से बुक थी, वैल्यू एंड कैपिटल। तो आपको क्या है, दो बुक्स इसके अंदर याद रखनी है कि जब आप एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो अगर आपसे हिक्स और एलन की अगर आपसे थ्योरी की जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए बोला जाए कि हिक्स एंड जो एलन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने आईसी कर्व की क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, तो उस टाइम पे आप जो है इनकी बुक जो है उसके बारे में बताएंगे। और अब साथ में क्या है, हिक्स की जो स्पेशल बुक है वैल्यू एंड कैपिटल, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब करते हैं कि आपका जो आईसी कर्व है ये क्या होता है। उससे पहले मैं आपको दो अप्रोच के बारे में जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक तो आपके पास होता है ऑर्डिनल अप्रोच, और एक होता है हमारे पास कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच को हम बोलते हैं क्रमगत नंबर्स और क्रमगत संख्याएं जिसको हम बोल सकते हैं, और एक हमारे पास होती है गणनावाचक। तो इनकी क्या है, हम जो है इसकी स्टडी करते हैं।
ऑर्डिनल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हम रैंक देते हैं। रैंक क्या होती है, जैसे क्लास में आप स्टूडेंट्स जो हैं, कोई स्टूडेंट जो है क्लास में फर्स्ट आया होगा, कोई क्लास में सेकंड आता है, कोई क्या है थर्ड आता है, किसी की रैंक फोर्थ आती है। तो ये क्या है, ऑर्डर है। हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट जो टॉपर आया था क्लास के उससे वो 90% मार्क्स आए, जो सेकंड आया उसके जो परसेंटेज थे वो 89% थे, और जो थर्ड आया है उसके मार्क्स थे 80%, और जो आपका फोर्थ कैंडिडेट आया है उसके मार्क्स थे कितने 60%। तो यहाँ पे आप क्या है इन सभी को जो रैंक देते हैं कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फोर्थ ये है और ये सिक्स्थ है। तो यहाँ पे हम क्या है चीज़ों को एक ऑर्डर से लगाते हैं। अगर हम बात करें कार्डिनल की, तो कार्डिनल के अंदर हम एक्चुअल डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में, कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि हम उसकी गणना करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट की जो गणना है वो नहीं कर पाते, एग्जैक्ट नंबर को हम काउंट नहीं कर पाते, बल्कि हम एक ऑर्डर को ले लेते हैं कि कोई चीज़ हमें कैसे पसंद है। कि अगर हम बात करें और कार्डिनल की, तो कार्डिनल के अंदर क्या है 90% हो गया, उसके बाद आपका 89% हो गया। तो हम क्या है इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि फर्स्ट और जो सेकंड है, सेकंड और थर्ड है, उसमें कितनी परसेंटेज जो है इनका डिफरेंस आता है। कि फर्स्ट में आपका कितना आया है 1% का डिफरेंस था, सेकंड जो है उसमें 9% का डिफरेंस था, और जो आपका फोर्थ है और थर्ड में कितने का डिफरेंस है 20% का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम परसेंटेज का है। फर्स्ट और सेकंड एजेंसी है, फर्स्ट और सेकंड को एक तरीके से लगभग इक्वल, लेकिन जो आपकी रैंकिंग है अंदर हम इनका डिफरेंस नहीं बता सकते कि फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस आता है। ये तो मैंने आपको ये नंबर्स दे दिए, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर्स अगर ना दिए जाएँ तो उस कंडीशन आ सकते कि आप नहीं बता सकते कि फर्स्ट ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सेकंड ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस प्रैक्टिकल और भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम रैंकिंग को देखें तो जैसे आप लोगों के क्या हैं फ्रेंड्स होते हैं, कि कोई ए पर्सन है यहाँ पे, उसके क्या है 2-3 फ्रेंड, तो ये फ्रेंड क्या है इसके, जैसे ए का फ्रेंड है बी, फिर सी और डी, ये क्या है ए के फ्रेंड्स हैं। ये जब ए के क्या है फ्रेंड हैं, तो आप जब ए से, यानी कि अगर आप किसी भी अपने आपसे कोई भी पूछे कि आपका अच्छा दोस्त कौन है, तो आप इनको क्या है रैंकिंग देते हैं कि ये मेरा क्या है बी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जो डी है वो कैजुअली हम क्या है वो सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है। तो यहाँ पे क्या है आपने क्या है इनको नंबर्स नहीं दिए, बल्कि आपने ये बताया कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये कम अच्छा दोस्त है। तो आप क्या है कि जो फ्रेंड्स को जो है वो नंबर नहीं दे सकते कि जो मेरा ए है वो मेरा 10 के इक्वल दोस्त है, नंबर देना पॉसिबल नहीं होता कुछ चीज़ों में। उसी तरीके से आप ये भी नहीं कह सकते कि जो मेरा डी है वो मेरा फ्रेंड 5 के इक्वल है और जो सी है वो 7 के इक्वल है। तो नंबर देना जो है आपने कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके की चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं की होंगी। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है और ये चीज़ हमें कम पसंद है। ज़्यादा और कम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं क्रमगत संख्या की, या जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो आपका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आईसी कर्व, और हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अधिमान वक्र। तो इसका जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड है, ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हम क्या है इसके अंदर याद रखेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच आपकी क्या होती है। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व, कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या है आपका किसको शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है, कि डिफरेंट गुड्स जो हैं, 2 गुड्स अगर हम ले लें तो उसके एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो कि कंज्यूमर को क्या देता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास क्या है 2 गुड्स हैं, एक आपके पास क्या है एप्पल है और एक हमारे पास क्या है ऑरेंज है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी कॉम्बिनेशन की। ये क्या है कॉम्बिनेशन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोग।
कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। अगर हम ए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ए कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर मान लीजिए किसी के पास एक एप्पल है और 10 ऑरेंज है तो भी उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हम आइसोक्वांट कर्व की हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि अगर आइसोक्वांट कर्व में तो हम क्या करते थे, हम इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट देखते थे और हम आउटपुट को क्या है न्यूमेरिकली एज्यूम कर सकते थे कि आइसोक्वांट कर्व के अंदर हमने क्या है कि 100 गुड्स का हम प्रोडक्शन करते थे कि 100 गुड का प्रोडक्शन आपने क्या है दो लेबर और कैपिटल से आपने प्रोडक्शन किया। तो लेबर और कैपिटल की यूनिट का यूज़ करके हम हर बार कितने का जो है 100 यूनिट गुड्स का प्रोडक्शन करते थे। तो प्रोडक्शन को क्या है बेसिकली हम नंबर्स के अंदर कि इक्वल 100 के इक्वल प्रोडक्शन किया है या 200 यूनिट का या 300 यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया है। तो उत्पादन को हम क्या है नंबर्स के अंदर बता सकते हैं, लेकिन जब आपके गुड्स की बात आती है तो वहाँ पर क्या है हम बता नहीं सकते कि आपको एक गुड से जो है वो कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन को आप जो नंबर्स में है वो उसको एक्चुअल में आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें जो है समझनी पड़ेगी कि आइसोक्वांट में और इंडिफरेंस में एक ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर आप क्या है एक सर्टेन जो लेवल है उसको आप एज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपका जो ए कॉम्बिनेशन है उस ए कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को वो इक्वल मिलता है 10 ऑरेंज और ए से। और जो आपका बी है, अगर हम कॉम्बिनेशन बी की बात +2, अगर हमारे पास 2 एप्पल हैं और 7 आपके पास क्या है ऑरेंज है, तो अभी कंज्यूमर को जो है वो इक्वल यानी कि समान संतुष्टि लेवल मिलता है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन सी है कि कॉम्बिनेशन सी आपका क्या बताता है कि अगर एप्पल 3 हो और आपके पास जो ऑरेंज है अगर वो क्या हो जाए 5, तो अभी जो कंज्यूमर की संतुष्टि लेवल है वो आपका क्या रहेगा इक्वल रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन डी की, तो कॉम्बिनेशन डी क्या बताता है कि अगर आपके पास 4 एप्पल हों और उसके बाद आपके पास क्या है 4 ऑरेंज हो, तो अभी आपको क्या है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलता है। तो इसी तरीके से एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं लेफ्ट, जिन्होंने बताया कि एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई एट द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। कि आपके पास क्या है दो इन्होंने गुड्स मान ली कि एप्पल की जगह इन्होंने क्या है गुड्स एक्स को मान लिया और जो आपके पास गुड ऑरेंज है उसकी जगह इन्होंने वाई को मान लिया। ये कहते हैं कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कि कंज्यूमर को क्या देता है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिफरेंस शेड्यूल की, तो इंडिफरेंस शेड्यूल बेसिकली क्या बताता है कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है जो कि कंज्यूमर का क्या है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। एक ऐसी तालिका है जो कि कंज्यूमर के इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करती है जब उसके पास क्या है दो अलग गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन वो यूज़ करता है। कि अगर वो एक कॉम्बिनेशन को यूज़ करे जहाँ पर आपका एक एप्पल है और 10 उसने क्या है ऑरेंज जो है यूज़ किए। उसके बाद बी कॉम्बिनेशन लिया, बी कॉम्बिनेशन के ऊपर पास उसके पास क्या है 2 एप्पल हैं और 7 ऑरेंज है। अगर कॉम्बिनेशन सी की बात करें तो कॉम्बिनेशन सी में क्या उसके पास 3 एप्पल्स हैं और 5 उसके पास क्या है ऑरेंज। डी कॉम्बिनेशन 4 एप्पल और 4 क्या है उसके पास ऑरेंज है। इन सभी के अंदर क्या है कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है इक्वल है, यानी कि उसका जो संतुष्टि लेवल है वो क्या है समान होगा इन सभी कॉम्बिनेशन पे, चाहे कॉम्बिनेशन ए की बात करें, बी की बात करें या सी और डी कॉम्बिनेशन की हम बात करें। तो इसी को क्या है अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो जो आपका इंडिफरेंस शेड्यूल होता है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि जो उसका ग्राफिकल उसको प्रस्तुत करने की अगर हम बात करें तो जिस वक्र से इसको प्रस्तुत किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। कि इंडिफरेंस कर्व क्या है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है। कि इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स जो हैं आपके पास गुड एक्स एंड गुड वाई, जैसे कि हमने गुड एक्स की जगह हम ले लेते हैं
एप्पल्स और गुड बाय की जगह हमने ले लिया ऑरेंज। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है जो कि कंज्यूमर को क्या देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ये क्या है, कंज्यूमर को देते हैं, यानी कि समान संतुष्टि जो है ये देते हैं, किसको, उपभोक्ता को। तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कर्व को हम बोलते हैं आईसी कर्व। तो आईसी कर्व क्या हुआ, एक ऐसा कर्व हुआ जो कि दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कि कंज्यूमर को क्या है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम बना कैसे है, हम उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है और एक है हमारे पास ओ एक्सिस। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, एप्पल्स को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, ऑरेंजेस को लिया है। कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, इस हम ए पॉइंट को लें, तो इस ए पॉइंट के ऊपर क्या है, आप यूज़ करते हैं क्या, 10 ऑरेंज, और आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्या, 1 एप्पल का। उसी तरीके से आप क्या है, ये कॉम्बिनेशन आपने यूज़ करा है जहाँ पे आपने क्या है, 1 एप्पल को लिया है प्लस आपने 10 क्या है, ऑरेंजेस को लिया है, और इसको डिनोट कर सकते हैं हम किससे, ए से। और ये हमारे पास क्या है, ऑरेंज है, इसको हमने डिनोट किया है किससे, ओ से। उसके बाद क्या है, अगर आप जो है वो कम करते हैं किसको, ऑरेंज को, कि आप एक एप्पल ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, तो एक एप्पल आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करा, सेक्रीफाइस करा है किसको, 3 ऑरेंजेस को। 3 ऑरेंज को आपने छोड़ा किसके लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है एप्पल की, उसके लिए। तो इस तरीके से आपके पास जो कॉम्बिनेशन आता है, वो कॉम्बिनेशन क्या है, हमारे पास बी है, जहाँ पर आप क्या हैं, 2 यूनिट यूज़ करते हैं एप्पल की, प्लस में आप 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज की। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास क्या है, पॉइंट आपके पास सी आता है, और फिर आपके पास पॉइंट क्या है, एक डी पॉइंट आ जाता है। ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, डी पॉइंट है। जब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं इस प्रकार से, तो आपके पास क्या है, एक कर्व बनता है जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व आपका क्या है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। जैसा कि हमारे इस डायग्राम में जो है हमें दिखाया गया है कि पॉइंट ए के ऊपर क्या है, एक एप्पल जो है वो कंज्यूम करा है ओ से ए तक, और इस कंडीशन पे आपके पास क्या है, ऑरेंज आप यूज़ कर रहे हैं 10। कॉम्बिनेशन बी हमें क्या शो करता है, 2 + 7 के आपके पास 2 एप्पल आपने कंज्यूम करे हैं और 7 आपने क्या है, ऑरेंज को कंज्यूम करा है। सी कॉम्बिनेशन हमें शो करता है 3 + 5, यानी कि 3 आपने एप्पल यूज़ करे हैं और 5 आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज। उसी प्रकार से डी कॉम्बिनेशन जो है हमें शो करता है कि आपने 4 एप्पल और 4 ही क्या है, ऑरेंज का कंजम्पशन किया है। जब आप इन सभी पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी को जब आप मिलाते हैं, तो आपके पास जो कर्व बन के आता है उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब आता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है, बेसिकली जैसा आपने पढ़ा था किसके अंदर, आइसोक्वांट कर्व के अंदर, कि आइसोक्वांट कर्व क्या होता है। आइसोक्वांट कर्व हमने पढ़ा था और उसी में हमने एक पढ़ा था आइसोक्वांट मैप। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आइसोक्वांट मैप क्या होता है। तो आइसोक्वांट मैप क्या होता था कि हम ग्रुप ऑफ आइसोक्वांट कर्व, आइसोक्वांट कर्व को हम क्या बोलते थे, आइसो मैप या आइसोक्वांट मैप जिसको हम बोलते थे। कि यहाँ पे हम क्या करते थे कि हमारे पास क्या होते थे कि यहाँ पे हम लेते थे लेबर,
और यहाँ पर हम क्या लेते थे, कैपिटल, कि ये हमारे पास क्या है, IQ है, ये IQ1 है, और ये हमारे पास क्या है, IQ3 है, IQ2। तो इस तरीके से इसको हम बोलते थे कि ये क्या है, एक आइसोक्वांट मैप, जहाँ पर एक क्या है, ग्रुप ऑफ आइसोक्वांट को शो किया जाता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या है, इंडिफरेंस कर्व मैप है, कि इंडिफरेंस कर्व मैप क्या है, रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच इज़ एक्सप्रेस द गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जो आपके हर एक लेवल जो है इंडिफरेंस कर्व का, वो क्या है, एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ये शो करता है। कैसे ये जो हमारे पास ये डायग्राम बना है, ये कैसे बनता है, हम उसको देख लेते हैं। कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है OY एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, O एक्सिस। यहाँ पे हमने क्या है, एप्पल्स को लिया है, और ये हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक IC कर्व है, इसको हम IC1 नाम दे देते हैं। उसके बाद एक क्या है हमारे पास, ये IC2 कर्व है। उसी प्रकार से ये हमारे पास क्या है, एक IC3 कर्व है, और ये हमारे पास क्या है, एक IC4 कर्व है। तो अगर हम बात करें, इसके जो हर एक IC कर्व जो है, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है, एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है। क्या अगर हम सपोज करिए कि आपके पास ये पॉइंट कोई A है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका जो लेवल है सेटिस्फैक्शन का, वो भी इक्वल होगा, और जो आपके पास B जो आपके पास कर्व है, इसके ऊपर भी क्या है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। लेकिन जो आपके पास अगला जो IC2 कर्व है, उसके ऊपर अगर हम बात करें C पॉइंट की, तो जो आपका C पॉइंट है वो क्या है, एक हायर लेवल ऑफ आइसोक्वांट कर्व को शो करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी। तो अब हम देख लेते हैं कि आपका जो ये डायग्राम है वो कैसे फ्रेम होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे इन्होंने क्या है, एक IC कर्व जो 3 है, उसके ऊपर क्या है, एक F पॉइंट लिया है, और F पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन लेवल इन्होंने शो करा है। कि आपका जो F पॉइंट है, उसके ऊपर क्या है, एक कॉम्बिनेशन शो किया जाता है, जिसके ऊपर क्या है, 5 ऑरेंजेस की यूनिट कंज्यूम करी जाती हैं, और 4 क्या है आपके पास एप्पल की यूनिट है, जो कि कंज्यूमर को क्या है, एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करती हैं। ये क्या है, F पॉइंट के ऊपर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे शो किया जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, जिसको हम कि यहाँ पे 4 ऑरेंज है, और 4 ही क्या है, एप्पल है, इसको पॉइंट D नाम दिया गया है, और इस D पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, कंज्यूमर का इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस कर्व को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो ये क्या है आपके पास 6, यहाँ पे क्या है, पॉइंट इन्होंने G नाम लिया है, और इस G पॉइंट के ऊपर क्या है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है क्या, 6 यूनिट एप्पल की, प्लस में 4 यूनिट ऑरेंज की। तो ये जो आपका इक्वल है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल, वो किसके इक्वल है, जो आपको पॉइंट F के ऊपर जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके। क्योंकि हमें पता है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर हम क्या है, एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। उसके बाद अगर इस लाइन को और आगे बढ़ाया जाए, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका पास क्या है, जो नया कर्व आता है वो शो करता है किसको, 8 यूनिट को। कि अगर हम बात करें E पॉइंट की, तो IC कर्व 4 के ऊपर, IC कर्व 4 के पॉइंट E के ऊपर क्या शो किया जाता है कि कंज्यूमर जो है 4 यूनिट जो है वो ऑरेंज की, प्लस में 8 यूनिट जो है वो एप्पल की कंज्यूम करता है, जो कि आपको क्या है, एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, किसके कंपैरिजन, 3 के कंपैरिजन में। कि IC4 से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ग्रेटर देन है किससे, IC3 के सेटिस्फैक्शन से, यानी कि जो संतुष्ट है, यानी कि IC4 पे मिलेगी, वो ज़्यादा किससे है, IC3 के सेटिस्फैक्शन लेवल से। तो इसको हम बोलते हैं आइसोक्वांट मैप। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घटती सीमा प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर।
जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर। तो ये क्या होती है, इसको हम एक बारी स्टडी कर लेते हैं कि कंज्यूमर जब क्या है किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, अगर कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करेगा, धीरे धीरे उसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या है कम होती जाती है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है हम इसको एक बारी देख लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहले जो डिस्कस किया गया था वो 3 इकोनॉमिस्ट थे। एक इकोनॉमिस्ट लर्नर है हिक्स और एलिन जो है ये इकोनॉमिस्ट हुए हैं और इन्होंने क्या था इसका सबसे पहले दिया था इस लॉ को, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर, जिसको एक नाम जो है हम देते हैं MRS। ये MRS बेसिकली क्या है, जब हमने आइसोक्वांट कर्व जो है आपका पढ़ा था, तो आइसोक्वांट कर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा था, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, सेम उसी के जैसा होता है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली हम उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें यूटिलिटी की, या जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उपयोगिता, कि जैसे से आप किसी चीज़ को यूज़ करते जाते हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या है यूटिलिटी घटती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रोटी की बात करें, और कब, जब आपको क्या है भूख लगी हो, तो अगर आपको भूख लगी है तो जब आप एक फर्स्ट रोटी आप कंज्यूम करेंगे तो उसकी जो यूटिलिटी है आपके लिए वो क्या है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आपने सेकंड जब आप यूटिलिटी यूज़ करेंगे तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब आप थर्ड यूनिट रोटी जो है कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए और कम हो जाएगी। और जब आप फोर्थ यूनिट आप रोटी की यूज़ करेंगे तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या है 0 हो जाती है। कि जैसे जैसे आप कोई भी चीज़ आपके पास जिसकी संख्याएं जो है बढ़ती जाएंगी तो उसकी उपयोगिता आपके लिए कम होती जाती है। तो यहाँ पे क्या है रिप्लेसमेंट जो है वो आप धीरे धीरे क्या है उसका कम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है उसको हम गुड्स की फॉर्म में जो है वो अभी देखेंगे। कि अगर हम बात करें व्हाट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल ही विल हैव गिव अप द many unit of orange while satisfies is equal to additional unit of obtained from the additional apple। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है, मान लेते हैं आपका पास क्या है, यहाँ पे 2 गुड्स हमारे पास है, एक हमारे पास है एप्पल और एक हमारे पास क्या है ऑरेंज। एप्पल को हम डिनोट कर लेते हैं A से और ऑरेंज को हम डिनोट करते हैं B से। और यहाँ पर हम क्या है इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन, कि अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन A की, तो कॉम्बिनेशन A हमें क्या शो करता है कि एक हमारे पास क्या है एप्पल है और 10 हमारे पास क्या है ऑरेंज है। कॉम्बिनेशन B हमें क्या शो करता है कि अगर आपके पास 2 एप्पल हों और 7 आप क्या करते हैं कंज्यूम ऑरेंज। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपने क्या किया, एक एप्पल को गेन करने के लिए, यानी कि एक एप्पल आपने क्या है ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए आपने क्या करा है 3 यूनिट जो है वो लॉस करी हैं, जिस यानी कि 3 यूनिट की आपको क्या हुई है हानि हुई है। कब, जब आपने 1 यूनिट एप्पल की ऐड करी है। तो आपके लिए क्या है एक एप्पल की जो उपयोगिता है वो किसके इक्वल है, 3 ऑरेंज के इक्वल है जब आप कॉम्बिनेशन B को यूज़ करते हैं। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप एक और एप्पल को आप कंज्यूम करते हैं, यानी कि आपने एक क्या है और एप्पल आपके पास ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए आप क्या करते हैं 5 यूनिट उस समय आपके पास किसकी है ऑरेंज की है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है अब आपको 2 यूनिट की क्या है हानि हुई है। ये क्या आपको शो करता है कि आपके पास जितनी पहले जो आपके पास
सेब की जितनी उपयोगिता आपके लिए थी, जैसे ही उसकी यूनिट आपके लिए बढ़ी, उसकी उपयोगिता आपके लिए क्या है, कम हो गई। और जो आप जितनी यूनिट पहले ऑरेंज की उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार थे, अब उससे आप कम क्या है, त्यागते हैं। कि पहले आप क्या है 3 यूनिट का आपने सेक्रीफाइस किया था एक एप्पल के लिए, उसके बाद आपने क्या है 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है एक एप्पल के लिए। इट मीन्स कि अब आपके लिए क्या है, सेब की उपयोगिता कम हो गई थोड़ी सी। उसके बाद आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन डी की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन डी आपका क्या शो करता है कि अगर आप एक और जो है यूनिट कंज्यूम करते हैं ज़्यादा किसकी, एप्पल की, तो इस बार आप क्या है सिर्फ एक ही यूनिट सेक्रीफाइस करना पसंद करेंगे किसकी, ऑरेंज की। तो अब आपके पास क्या है, जो आपके लिए सेब की उपयोगिता है वो और कम हो गई कि आप एक ही यूनिट क्या है लॉस उठाना पसंद करेंगे किसकी, ऑरेंज की, इसके लिए एक यूनिट ज़्यादा यूज़ करने के लिए सेब की। तो आपके लिए क्या है, एप्पल की जो यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली क्या हो गई, कम हो गई। और ये जो आप जितना गेन कर रहे हैं और जितनी आपने लॉस हुआ है, वो क्या है आपकी इक्वल लेवल ऑफ जो है सेटिस्फैक्शन उसको शो करता है। कि आपके पास जो अगर हम बात करें, ये एक जो आपने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करी है किसकी, एप्पल की, तो ये जो आपकी एक एप्पल की जो आपने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करी है वो इक्वल है किसके, जो आपने ऑरेंज की यूनिट सेक्रीफाइस करी है उसके। तो ये किसके, ऑरेंज की 3 यूनिट के इक्वल थी। अब जिस रेट से आप क्या है जो आपका ऑरेंज है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एप्पल के साथ, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप जो अगर हम इसके रेशियो बनाएं तो रेशियो क्या आता है कि आपका जो रेशियो बनेगा वो देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि ये अगर हम बात करें MRS की, तो वो क्या है, वो फर्स्ट आपके पास है 3:1, फिर आता है 2:1 और फिर आता है 1:1। कि आपके लिए क्या है, कंटिन्यूसली इसकी जो रेट है वो कम होती चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर अनदर गुड्स विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि जो कंज्यूमर का लेवल है सेटिस्फैक्शन का हमेशा सेम रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसी को क्या है एक फॉर्मूले से जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आपके पास फॉर्मूला है शो करता है कि जितनी यूनिट आप एक्स की गेन करेंगे उसके कंपैरिजन में आप क्या है लॉस करते हैं किसकी, वाई की। यहाँ पे जो आपका एक्स है उसको आप एप्पल जो है वो मान सकते हैं, और जो आपके पास वाई है उसको हम क्या है ऑरेंज ले सकते हैं। और इनकी वैल्यू को आप क्या है पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है एक्स वाई क्या है, यहाँ पर गुड्स हैं, गुड्स एक्स और गुड वाई, यानी कि ये क्या है गुड एक्स है और ये क्या है आपके पास गुड वाई है। तो वाई की जगह हमने क्या है ऑरेंज ले रखा है, और आपके पास जो एक्स है उसकी जगह हमने एप्पल को ले रखा है। तो यहाँ पे आप क्या है लिख सकते हैं लॉस ऑफ ऑरेंजेस अपॉन में एप्पल्स। और जो आपके पास साइन आएगा वो इसमें साइन माइनस का आता है, क्योंकि आप एक यूनिट जो है वो माइनस कर रहे हैं और दूसरे की यूनिट आप क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो इस केस में आप क्या है उसकी यूटिलिटी को निकाल सकते हैं कि जो आपको कंज्यूमर जो है वो आपको क्या देगा, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे देता है। उसके बाद आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि अगर आप किसी कोई गुड्स आपके पास अगर ज़्यादा स्टॉक में आती है तो उसके लिए आपकी क्या है उपयोगिता कम हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास फ़िलहाल क्या हो कि आपको मान लीजिए किसी चीज़ का शौक़ है, मान लेते हैं आपको क्या है चिप्स पसंद है बहुत ज़्यादा, तो अगर चिप्स का एक ही पैकेट आपके पास हो तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 2 पैकेट हो तो पहले के कंपैरिजन में इसकी यूटिलिटी आपके लिए कम होगी। लेकिन अगर आपके पास
हम ये कह देंगे 100 पैकेट अगर आपको दे दी जाए, तो अब आपके लिए क्या है, जो एक पैकेट है उसकी जो यूटिलिटी है वो आपके लिए कम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैकेट हैं। तो ये कहता है कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो तभी अप्लाई होता है जैसे जैसे आपके पास किसी भी चीज़ की जो स्टॉक है अगर वो बढ़ता जाएगा तो उसकी उपयोगिता जो है आपके लिए, जो उसकी यूटिलिटी है वो आपके लिए क्या है, हर एक एडिशनल यूनिट के साथ कम होती चली जाती है। और यही कारण है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, जो आईसी कर्व है, वो क्या बनता है आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि उसकी जो शेप है ये, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कि यहाँ पे अगर हम गुड्स एक्स लें और ये यहाँ अगर हम इसको मान लें कि ये आपके पास गुड वाई है, तो ये जो कर्व है इसकी जो शेप होगी उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इसका जो कारण है वो आपका यही है। तो इसका क्या है, हम बेसिकली ये मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो प्रोफेसर लर्नर ने दिया था। इनकी बुक जो है वो आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। कि इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल इनकी ये बुक थी, जिसके अंदर इन्होंने क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आप एक एप्पल और 10 ऑरेंज का आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे नहीं निकाल सकते, इसीलिए क्या है डैश। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन बी की, तो कॉम्बिनेशन बी क्या बताता है कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट जो है वो गेन करते हैं किसकी, एप्पल की, तो उसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं किसका, 3 यूनिट ऑफ ऑरेंज का। तो आपके पास जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या बनता है 3:1। तो ये क्या है आपके पास 3:1। उसके बाद अगर आप एक और यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं एप्पल की, तो अब आपके लिए क्या है, एप्पल की एक यूनिट जो है आपके इस एक्स्ट्रा एक यूनिट के लिए आप ऑरेंज की क्या है 2 यूनिट आप सेक्रीफाइस करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्टॉक है एप्पल का, वो आपके पास एप्पल का स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है, और जैसे जैसे एप्पल आपके पास बढ़ते जाएंगे आपके पास क्या है, एप्पल की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है आपके पास, यूटिलिटी है एप्पल की, वो आपके लिए कम होती जाएगी। और साथ में दूसरे साइड क्या होता है, ये आपका क्या है फर्स्ट साइड होती है, और सेकंड साइड में आपके क्या होता है कि आपके लिए ऑरेंज की जो यूटिलिटी है वो आपके लिए क्या है बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कि जैसे जैसे आप ऑरेंज की यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं, उसकी जो यूटिलिटी है आपके लिए, जो उसकी उपयोगिता है वो आपके लिए बढ़नी स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे आप उसका सेक्रीफाइस करते हैं। कि अगर आप मान लीजिए 3 से अगर आप 4 यूनिट यानी कि एक और सेक्रीफाइस करते हैं, तो आप जो ऑरेंज की सिर्फ आप एक ही यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जो रेशो बनते हैं वो क्या है 3:1, 2:1 और 1:1, जो कि आपको बताता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली आपका कम होता हुआ जा रहा है। तो इसी चीज़ को क्या है हम शो कर सकते हैं किससे, डायग्राम से। कि अगर हम बात करें ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट के ऊपर जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या आपको बताता है 3:1 को। कि 3:1 क्या है, आपने सेक्रीफाइस करा है किसका 3 यूनिट का, और आपने गेन करी है क्या 1 यूनिट, आपने 1 यूनिट गेन करी है किसकी, एप्पल की। तो आपके पास पॉइंट आता है क्या ए, उसी के बाद आप क्या है सेकंड यूनिट आप कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करें बी कॉम्बिनेशन की, तो बी कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है 2:1। कि आप जब एक एडिशनल यूनिट आप गेन करना चाहते हैं किसकी, एप्पल की, 2 से 3 के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप +1 करते हैं, लेकिन जिसके लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑरेंज की, वो 2 यूनिट का आप सेक्रीफाइस करते हैं। उसके बाद अगर कॉम्बिनेशन सी की हम बात करें, तो कॉम्बिनेशन सी हमें क्या बताता है कि अगर आप एक यूनिट और जो है वो प्लस करना चाहते हैं किसकी, एप्पल की, तो आप सेक्रीफाइस कितने का करते हैं 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज का। तो आपके पास क्या है पॉइंट डी जो है वो आता है। जब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपके पास क्या है एक आईसी कर्व बन जाता है, जो कि आपका किससे बना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बना है। उसके अगर हम बात करें कि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कब वर्क नहीं करता, तो ये
दो कंडीशन के अंदर वर्क नहीं करता है। एक तो आपका क्या है, जब गुड्स क्या हो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो, यानी कि जब आपके गुड्स क्या हो पूर्ण रूप से क्या हो प्रतिस्थापित किए जा सके, और सेकंड जब क्या हो आपके जो गुड्स हों वो पूर्ण रूप से पूरक हों, यानी कि आपकी क्या है जो गुड्स हैं वो क्या हो एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो और दूसरा आपके पास क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, जिसको हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं अगर ये हैं तो इस केस के अंदर क्या है आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इसकी हम डिटेल में जो स्टडी है वो आगे करेंगे, और जो ये फॉर्मूला है इसको भी हम आगे जो है जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो वहाँ पे हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो अजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं कि ये लॉ कब अप्लाई होगा, तो उसके लिए क्या है कुछ मान्यताएं होती हैं कि जब मान्यताएं या ये अजम्पशंस होती हैं तभी आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो पढ़ा जा सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो आती है आपके रैशनल कंज्यूमर, कि जब आपका कंज्यूमर क्या हो विवेकशील क्या हो उपभोक्ता हो, तो उसी कंडीशन में क्या है आपके लॉ एप्लीकेबल होता है। इसका मीनिंग जो है वो ये है कि एक कंज्यूमर क्या है वो हमेशा ट्राई करता है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो हमेशा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का हमेशा अचीव करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका कंज्यूमर क्या हो रैशनल हो, और वो हमेशा क्या है मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है, और हमेशा क्या है जो उसके पास इनकम होती है उस इनकम को खर्च करके और वो क्या है मैक्सिमम क्या है सेटिस्फेक्शन लेने की हमेशा कोशिश करता है। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो ये आता है कि आपकी जो ये लॉ है वो एप्लीकेबल कब होगी, जब आपकी कंडीशन क्या हो वो क्रमगत हो, यानी कि इसके अंदर हम रैंकिंग की बात करते हैं कि आपकी जो उपयोगिता है उसको हम एज्यूम करते हैं किसके अंदर रैंकिंग के अंदर, यानी कि जिसको हम पढ़ते हैं ऑर्डर के अंदर। जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हम क्या है इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जैसे जैसे आप किसी कोड को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या है कम होती जाती है। कि अगर आप एप्पल की जैसे जैसे आप यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एप्पल्स की, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी टाइम के साथ साथ कम होती है, आपके पास चली जाती है। उसके बाद आता है नॉन स्टेटिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी को प्रेफरेंस देगा। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी का जो मोर क्वांटिटी से जो रिलेशन है या ज़्यादा मात्रा की यहाँ पे बात करी जाती है कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा ज़्यादा मात्रा को क्या है प्रेफरेंस देता है, कि मोर क्वांटिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। कि अगर मान लीजिए कभी आपको दुकान पर कोई गुड्स जो है उसकी 5 यूनिट अगर आपको मिले तो आप 5 यूनिट को प्रेफरेंस देंगे ना कि 2 यूनिट्स को। तो एक कंज्यूमर जो है वो हमेशा मोर क्वांटिटी को प्रेफरेंस देता है, मोर यूनिट को जो है वो प्रेफरेंस देगा। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, कि जो अगर आपने क्या है किसी कंडीशन में अगर आप किसी गुड्स की ए की बजाय आप बी यूनिट को अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, ए को आप पसंद करते हैं किससे बी से, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उस स्थिति को छोड़ के और आप ये कहें कि आज तो 2021 के अंदर मैं पसंद कर रहा हूँ किसको इस कॉम्बिनेशन को, कि आज मैं एप्पल को ज़्यादा पसंद करता हूँ, एप्पल्स को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ किससे ऑरेंज से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2022 में आप ये कहें कि अब आपको क्या है ऑरेंज पसंद है किससे एप्पल के कंपैरिजन में। तो ऐसा जो है एप्लीकेबल ये लॉ नहीं होगा। दूसरा इसके अंदर जो है आती है ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है कि आप जो है इसको क्या कह सकते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर बी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ए को प्रेफरेंस देता है किससे बी से ज़्यादा, तो बी को प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा देगा किससे
सी से और सी को ज़्यादा देगा डी से। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दे किससे, ए से, कि जो प्रेफरेंस है वो आपकी क्या है, कंटिन्यूसली आगे की तरफ जो है वो बढ़ती रहेगी। तो ये हमारा क्या है आज का लेक्चर था। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको कल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो तब तक आप इस लेक्चर को कंप्लीट करें, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो आपको 2 चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। एक तो जो आपका आइसोक्वांट कर्व है और दूसरा आपका क्या है, आईसी कर्व। ये दोनों क्या है कुछ हद तक ये सिमिलर चैप्टर हैं, तो आपको इजीली क्या है ये अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।